लेक्चर नंबर 13 में आगे बढ़ते हैं। होमवर्क अपने नोट डाउन कर लिया होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, मेनली हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। ये टॉपिक 10 का क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या गिवन है देखिए, अ ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप विथ up an inclined plane of inclination 30 degree with an initial velocity of v0. Okay, it comes back to its initial position with velocity v0 by 2. The value of the coefficient of kinetic friction between the block and the inclined plane is close to mu. हमको यहाँ पे बच्चों गिवन है I by 1000, I by 1000. The nearest integer to I is JEE 2020 का ये PYQ है बच्चों। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। ये आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया, जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 30 डिग्री गिवन है बच्चों। ओके, पहले जो है ब्लॉक स्टार्ट कर रहा है मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v0। दैट मीन्स यहां पे कोई ब्लॉक है ऐसा, और वो v0 इनिशियल वेलोसिटी से a टू b ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, a टू b ट्रैवल कर रहा है। फिर क्या बताया गया, इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन विथ वेलोसिटी v0 by 2। तो यहाँ पे वो आ जाएगा और फिर वो अपनी ही सिचुएशन पे वापस आएगा। पहले a टू b मोशन है और बाद में b टू a है, e टू b और बाद में b टू a। सो पहले a टू b चलना है, फिर बाद में b टू a। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमको यहाँ पे I by 1000 बताया गया है, हमको I की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, हम बच्चों ये पढ़ चुके थे कि जब आप अप द इंक्लाइन, a टू b आपका मोशन अप द इंक्लाइन मोशन था, तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था g को कॉमन लीजिए और साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यहाँ पे बेसिकली म्यू क्या था, और जब ब्लॉक ए टू बी मूव करेगा तब वहां पे रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पे आगे मैंने माइनस साइन लिखी थी। ये हम प्रूव कर चुके हैं। यहां से अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन के लिए एक्सेलरेशन, अप द इंक्लाइन के लिए जी कॉमन लेके साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा था, और डाउन द इंक्लाइन के लिए जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा था। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अब ये फिर से प्रूव करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या करना है सर, देखिए ए टू बी वो अगर ट्रैवल करेगा ब्लॉक, तब भी उसका डिस्टेंस ट्रैवल डी होगा, और जब वो बी टू ए ट्रैवल करेगा तब भी उसका डिस्टेंस ट्रैवल तो डी रहने वाला है। तो डी सेम है दोनों के लिए, एक्सेलरेशन डिफरेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है। जब ए टू बी होगा तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी। तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला यूज करें तो हम क्या लिख पाएंगे, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। v फाइनल वेलोसिटी जीरो है, माइनस इनिशियल v0 स्क्वायर ही है, इनिशियल v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखना है, माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू डी। मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की। यहां से डी को अगर मैं सब्जेक्ट करूंगा तो डी इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा माइनस माइनस प्लस बच्चों v0 स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा प्लस, ओके चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू भी साथ में पुट कर रहा हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30 प्लस म्यू कॉस 30 इंटू डी। चलिए साइन 30 क्या होगा 1/2, कॉस 30 क्या होगा साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। सो 1 प्लस म्यू टाइम्स √3/2। ये ए टू बी के लिए हुआ। ऐसा ही हम डिस्कशन बच्चों बी टू ए के लिए करेंगे। बी टू ए दैट मीन्स अब वो वापस, क्योंकि यहां पे बताया गया है इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो बी टू ए दैट मीन्स इंक्लाइंड प्लेन पे डाउन साइड मोशन है। तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज जी साइन थीटा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अब वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। यहाँ पे जो बीच में प्लस था उसकी जगह यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस म्यू कॉस थीटा। चलिए वो वापस कौन सी वेलोसिटी से आ रहा है, ये बताया गया है कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे ट्रैवल करेगा बी टू ए, तब उसकी वेलोसिटी v0/2 होगी।
देखिए बताया गया है विथ इनिशियल पोजीशन v0/2। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। b2a के लिए बच्चों इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो है क्योंकि a टू b के लिए इनिशियल v0 है। अब b2a के लिए ये ब्लॉक पहले डाउन द इंक्लाइन से यहां से बच्चों स्टार्ट करके यहां तक गया फिर वापस आया, तो b2a मोशन के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल कितनी होगी v0/2, उसका स्क्वायर कीजिए, v0/2 का स्क्वायर v0 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2। ए की जगह पुट करना है g इंटू साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30 इंटू डी। यहां से आप d को सब्जेक्ट कीजिए तो d इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ पे d इज इक्वल टू मिल जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन 8g साइन 30 1/2 cos 30 √3/2, so 1 minus √3 mu by 2, that is our equation number 1। ये फर्स्ट था, ये 1। सेकंड बच्चों मैंने बताया ना a टू b जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो ही b टू d होगा, तो d तो सेम ही है यहाँ पे। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करूंगा। हम यहाँ पे 1 इज इक्वल टू अब 2 करने वाले हैं, 1 इज इक्वल टू 2, दोनों को इक्वेट कीजिए। चलिए तो मुझे यहां से दिखाई दे रहा है कि v0 स्क्वायर बाई 2g और v0 स्क्वायर बाई 2g, तो यहाँ पे 4 रहेगा, वो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा 2/1 प्लस म्यू 3 सॉरी √3 म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 2 2 4, तो यहाँ पे रहेगा 1/, यहाँ पे ऐसे 4 है ना बच्चों, तो 2 2 4, 2 माइनस 2√3 म्यू। 2 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर से यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 माइनस बच्चों 4√3 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस √3 म्यू। चलिए तो 4 माइनस 1 क्या होगा बच्चों 3 इज इक्वल टू 4√3 म्यू प्लस √3 म्यू 5√3 म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू 3/5√3। 3 की जगह अगर √3 इंटू √3 लिखूंगा तो √3/5, 3 का रूट होगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको बताता हूं बच्चों, आपको कैलसी का यूज नहीं करना है। 1.73 डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास मिलेगा 0.346, तो आप इसको लिख पाओगे 346/1000, तो आपका आंसर होगा बी, बॉम्बे। क्लियर सबको? मैंने क्या डिस्क्राइब किया है यहाँ पे? ओके फाइन। वलसाड, ओके फाइन। मोनाच, ओके। भाईली, बेसिकली ये मुझे होमवर्क में देना था। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब हमने काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्कस किया था उसके बाद ये होमवर्क में ही था बच्चों। आप अपने आप से ये क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नई बात है ही नहीं, हमने डिस्कस कर लिया है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर ये हमको सॉल्यूशन नहीं देखना है, सिंपल आंसर बी, फिनिश। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या है क्वेश्चन में, अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on an inclined plane of a lift moving down with acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए यहां पे ऐसे कोई एक लिफ्ट है, बेसिकली ये लिफ्ट हुई, ये लिफ्ट का इंक्लिनेशन एंगल है, कितना इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ओके। अ ब्लॉक ऑफ मास m, ये कोई m मास का ब्लॉक है, is kept on an inclined plane of a lift moving down with acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। What should be the coefficient of friction for the block to move down with constant velocity relative to lift? देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को आप प्रॉपरली समझना, what should be
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन्स मुझे म्यू फाइंड करना है। फॉर द ब्लॉक टू मूव डाउन, मूव है दैट मीन्स वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा, वो पक्का है क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, फिर भी मैं सिर्फ म्यू बोल सकता हूं। फॉर द ब्लॉक टू मूव डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू लिफ्ट। बच्चों ये ब्लॉक डाउन साइड नहीं मूव करेगा क्योंकि ये मूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे, ये ब्लॉक का मूवमेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो सकता है ऐसे। देखो यहां पे देखो, अगर ये ब्लॉक ऐसे चला तो मैं डाउन दी इंक्लाइन बोलूंगा, अगर ये ब्लॉक ऐसे चलेगा तो अप दी इंक्लाइन बोलूंगा। तो यहां पे बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना, डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मींस ऐसे डाउन, ऐसे डाउन का मीनिंग ये नहीं है कि ये हम आपका एम मास का ब्लॉक ऐसे चलने लगेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके चलिए फोर्सेस हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये आपकी सरफेस तो रफ ही है, तभी वहां पे म्यू आपको फाइंड करना है बच्चों। एम के अकॉर्डिंग एम जी डाउनवर्ड, इसके दो कंपोनेंट, ये होगा बच्चों एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे होगा बच्चों एम जी साइन थीटा, यहाँ पे होगा ऐसे नॉर्मल। अगर डाउन द इंक्लाइन मूव करेंगे तो फ्रिक्शन रहेगा यहाँ पे ऐसे अप द इंक्लाइन, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन का अपोज करेंगे। अब जी नहीं है बच्चों, दिक्कत आपकी जी में आने वाली है, रिमेनिंग सब ठीक है। क्यों जी में? क्योंकि ये लिफ्ट जो है वो एस्ट्रेट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो यहाँ पे बच्चों आप 3 डिफरेंट वेज से कर सकते हो। जो इजीएस्ट है वो ये है कि जी भी डाउनवर्ड है, ब्लॉक के जी भी डाउनवर्ड है, और ब्लॉक जो लिफ्ट में उसका एस्लेरेशन भी डाउनवर्ड है, तो रिलेटिव एस्लेरेशन का फंडा यहाँ पे यूज कीजिए। जी भी डाउनवर्ड, ए भी डाउनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। सो एम जी माइनस ए, और उसके दो कंपोनेंट हो गए, पहला होगा एम जी माइनस ए इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा एम जी माइनस ए इंटू साइन थीटा। सिंपल, एम जी माइनस ए, तो यहाँ पे एम जी माइनस ए कॉस थीटा और एम जी माइनस ए साइन थीटा। सर ये क्या बताया गया है यहाँ पे? कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करने का मीनिंग डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस सेम होने वाले हैं, दैट इज एम जी माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू आपका एफ के। एफ के बोलो या एफ बोलो, और उसकी जगह आपको लिखना है एफ के इज इक्वल टू म्यू एन। यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूं एफ के, और एफ के इज इक्वल टू म्यू एन, एन की जगह एम इंटू जी माइनस ए कॉस थीटा। सो एम जी माइनस ए कैंसल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो थीटा कितना है बच्चों? थीटा है आपका 30, और टेन 30 आपका होगा 1/√3। फिनिश ए। फिर भी यहाँ पे ये तो मैंने पहले तो आपको रिलेटिव से बताया है, आप बच्चों शुडो से भी कर सकते हो इसी क्वेश्चन को ऐसे। यहाँ पे जो आंसर था दैट इज ए, वो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। सर आपने इक्वेट क्यों किया? क्योंकि ये ब्लॉक बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला था। कांस्टेंट वेलोसिटी दैट मींस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, बट अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड एंड अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड, वो आपको सुनना पड़ेगा। सर हम शुडो से कैसे कर सकते? शुडो से देखिए, आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप एक काम कीजिए, आप इनसाइड द लिफ्ट लीजिए, और आप ऐसे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है जो 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड एस्लेट हो रही है। सो शुडो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। जिस डायरेक्शन में नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा, शुडो फोर्स उसके ऑपोजिट एग्जिट होगा। तो यहाँ पे ऐसे एग्जिट हुआ, यस दैट इज शुडो फोर्स एफ पी। इसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली तो डाउनवर्ड ही ट्रैवल करना है, तो एम जी माइनस एम ए, वहां से भी आपका नेट फोर्स मिल जाएगा और नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आप डाउन द इंक्लाइन, सॉरी ऑब्जर्वर O1 से सॉल्व कीजिए, ये O1 ये O2, बाहर से इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व कीजिए। मगर इजी ये है कि दोनों डाउनवर्ड है, तो जी माइनस ए हमको कंसीडर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप,
यहाँ पे जो टाइप से वो चेंज हो रही है, तो ये सबको नोट्स में भी ऐड करना है हमको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ टू बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन अ ब्लॉक, ये एफ हमको फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टली ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg which is in contact with a wall as shown in the figure, such that it does not fall down, such that it does not fall down. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.4. ऐसे यहां पे बच्चों वॉल है, एक ब्लॉक है, चलिए कितने केजी का है, आपको एफ फाइंड करना है बेसिकली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ टू बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली on a block of mass 5 kg which is in contact with wall as shown in the figure, such that it does not fall down, ये block fall ना करे उसके लिए। The coefficient of friction between the block and the wall is 0.4, ये F यहाँ पे हमको बताना है। मगर पहले देखो बच्चों, आप मेरी बात यहाँ पे सुनो, 5 kg का ये ब्लॉक है, ठीक है, ये बच्चों वॉल जो है वो आपकी रफ है, ब्लॉक 5 kg का है, तो पहले क्या होगा, ड्यू टू इट्स ओन वेट ये डाउनवर्ड चला जाएगा। 5 kg का ब्लॉक है, ऋत्विक सर, यस सर, आप ना सूरत पालनपुर में देखना, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ पढ़ाने में, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मेरे को पढ़ाना, ये जो फर्स्ट 3 बॉयज है ना सूरत पालनपुर, उस पे आपका फोकस रखिए। तो यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है, तो पहले क्या होगा, सरफेस रफ है, वॉल जो है वो रफ है, नो प्रॉब्लम, वो तो रफ रहेगी, मगर 5 kg का है तो mg दैट मींस 5g फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सर्ट होगा, वो पक्की बात है। सिचुएशन ऐसी है बच्चों कि ऐसे कोई ये वॉल है आपकी, यहां पे हमने ऐसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, चलिए ये ब्लॉक ऐसे है, मैं ब्लॉक को अगर रिलीज कर दूंगा तो 5g डाउनवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। सर सरफेस रफ है, सरफेस रफ होने की वजह से यहां पे फ्रिक्शन होगा, अगर सर ये डाउनवर्ड चला गया फिर भी सरफेस रफ होने की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन तो आएगा, पहले आएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एफएस मैक्स, अगर ये स्टेशनरी नहीं रह पाया तो एटलीस्ट एफ के तो आएगा ना, मैं बोलूंगा यहां पे सरफेस रफ भले ना हो मगर यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन भी नहीं आएगा, स्टैटिक भी नहीं आएगा, एफएस मैक्स भी नहीं आएगा। क्यों सर, क्यों, देखिए किसी भी फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू एन है, म्यू है आपके पास, म्यू हमको 0.4 है, नॉर्मल फोर्स ही नहीं है ना, तो ऐसे किसी ब्लॉक को मैं यहां पे रख के रिलीज कर दूंगा तो वो गिरने वाला है, वो पक्का है, दो आपकी सरफेस रफ क्यों ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के लिए म्यू और नॉर्मल दोनों चाहिए ना, नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल के लिए मेरे पास यहां पे एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए बच्चों। मैंने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया, आप देखो, इसको समझना है कि एक्सटर्नल फोर्स क्यों रिक्वायर्ड है। ऐसे अगर वर्टिकल वॉल पे मैं किसी ब्लॉक को होल्ड करूंगा तो अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही नॉर्मल आएगा ना। देखिए मैंने ये ब्लॉक को 5 kg वाले ब्लॉक को ऐसे हॉरिजॉन्टली पुश किया, ये ब्लॉक ने वॉल को पुश किया और वॉल ने ब्लॉक को पुश किया, तो यहाँ पे अब नॉर्मल मिला, नॉर्मल मिला म्यू था, तब आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा। अब मैं बता सकता हूं कि ये डाउनवर्ड 5g फोर्स होने के बावजूद ये पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लॉक ना गिरे। अगर मैं यहां पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हटा दूं, एफ हटा दूं, तो नॉर्मल नहीं होगा, और नॉर्मल नहीं होगा तो सरफेस रफ होने के बावजूद ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये 5 kg का ब्लॉक वर्टिकल वॉल पे होल्ड करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? सब सेंटर पे क्लियर हो रही है दबोली? ओके फाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स मुझे चाहिए बेसिकली। अब कंडीशन क्या है,
अब मुझे क्या बताना है, सच दैट इट डज नॉट फॉल डाउन, दैट मीन्स डज नॉट फॉल डाउन, इसका मीनिंग रहेगा बच्चों कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, अगर एम जी ज्यादा हो गया तब तो वो फॉल डाउन कर जाएगा, दैट मीन्स जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए। और फ्रिक्शन फोर्स की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, एफ एस मैक्स। अरे सर काइनेटिक नहीं, काइनेटिक की वैल्यू तो छोटी है ना, हमने पढ़ा था ना म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के है, और यहां पे ये गिरना नहीं देना है हमको, सच दैट इट डज नॉट फॉल डाउन, ये फॉल डाउन तो नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। अगर इक्वल टू हुआ तब भी ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाली कंडीशन होगी, वहां पे भी स्लाइड नहीं करेगा, इसलिए मैंने इक्वालिटी को भी साथ में लिया है, दैट एफ एस मैक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, और एफ एस मैक्स की जगह आपको लिखना है म्यू एस एन या म्यू एन, मैं यहाँ पे इक्वालिटी से अब चलूंगा, इज इक्वल टू बच्चों एम जी। एन क्या होगा, देखिए अगर मैं 5 kg ब्लॉक का यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ तो 5 kg वाले ब्लॉक पे कैपिटल एफ राइटवर्ड है बच्चों, नॉर्मल एस है लेफ्टवर्ड है, कैपिटल एफ राइटवर्ड, नॉर्मल लेफ्टवर्ड। यहाँ पे देखिए बच्चों हॉरिजॉन्टल में तो कोई मोशन नहीं है, तो आपका एफ इज इक्वल टू एन हुआ ना, सो यहाँ पे म्यू एन, एन की जगह मैं पुट करूंगा एफ इज इक्वल टू एम जी। हमको फाइंड करना है एफ, एफ को सब्जेक्ट कीजिए, एम कितना है बच्चों, एम मास है 5, जी है 10, म्यू कितना है, म्यू म्यू है 0.4, 0.4 दैट मीन्स 4/10, सो 500/4, 500/4 दैट मीन्स 125 न्यूटन, फिनिश। तो यहाँ पे आंसर होगा दिल्ली, डी। क्लियर सबको, राइट। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और एक नई टाइप यहां पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, देखिए ये जी एडवांस का क्वेश्चन है, ये स्लाइटली डिफरेंट है, टाइप वही है मगर फिर भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में रीडिंग एरर हुई तो आंसर गलत आ सकता है। चलिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज हेल्ड अगेंस्ट अ वॉल विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, ये हेल्ड हो ही नहीं सकता, वो हमने डिस्कस किया है, तो यही बताया है अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज हेल्ड अगेंस्ट अ वॉल अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन द ब्लॉक। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे ये वॉल है, ये बच्चों 0.1 kg का कोई ब्लॉक है और हमने यहाँ पे 5 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट करके इसको हेल्ड किया है। If the coefficient of friction between the block and the wall is 0.5, ये ब्लॉक और वॉल के बीच का कोएफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू बच्चों 0.5 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, हमको क्या बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, ये ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। चलिए देखते हैं, पहले 0.1 kg का ब्लॉक है तो डाउनवर्ड एम जी दैट मीन्स 0.1 जी डाउनवर्ड होगा, यस सर। आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट मीन्स 0.1 जी डाउनवर्ड है, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जब ये ब्लॉक वॉल की रिस्पेक्ट में मूव करना चाहेगा तो आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये अपवर्ड ऐसे यहाँ पे आपका सेट होगा। चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शनल फोर्स हमको बताना है, कैसे बताना है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, एन है, मगर बच्चों बच्चों देखो देखो देखो, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करना देखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जेई एडवांस 1994 का है फिर भी एफ इज इक्वल टू वो फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू एन। आपको गिरने देना है या नहीं गिरने देना है, नहीं नहीं गिरने देना है, सो सर म्यू एन, ठीक है चलिए म्यू का फॉर्मूला होगा 0.5,
नॉर्मल कितना है, तो यहाँ पे हमने 0.1 kg ब्लॉक को 5 न्यूटन से पुश किया, ब्लॉक ने वॉल को पुश किया और वॉल ने ब्लॉक को पुश किया। तो यहाँ पे 0.1 kg के लिए अगर हम देखें तो राइटवर्ड 5 न्यूटन है, लेफ्टवर्ड बच्चों n है, ये हॉरिजॉन्टल में स्टेशनरी है, तो n की जगह मैं 5 लिख पाऊंगा। यस, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2.5 न्यूटन। आप टिक करके आने वाले हो ए, मगर ए आपका करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। आपने जो फॉर्मूला यूज किया है वो तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का है ना, ये फॉर्मूला एफएस मैक्स का है या काइनेटिक फ्रिक्शन का है? हमको तो फ्रिक्शन फोर्स बताना है। आप देखो यहाँ पे डाउनवर्ड वेट कितना है, ब्लॉक का वेट देखिए 0.1 जी, जी हमको कुछ नहीं गिवन है, तो 9.8 लेना है। सो 0.1 इंटू 9.8 बच्चों, सो 1/10, दैट मीन्स ये होगा 0.98 न्यूटन। तो बच्चों ये ब्लॉक पे डाउनवर्ड वेट, दैट मीन्स डाउनवर्ड जो फोर्स है वो 0.98 है, और अपवर्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2.5 है। ये 2.5 तक इंक्रीज कर सकता है। तो अगर डाउनवर्ड 0.98 न्यूटन है तो आपका अपवर्ड फ्रिक्शन भी 0.98 न्यूटन ही होना चाहिए ना। दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज बी ओनली, क्योंकि आपको फ्रिक्शनल फोर्स बताना है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे नहीं पूछा गया है। समझ में आ रही है बात आपको? यस या नो? बूझ वाले बच्चे पक्का? कि यहां पे अगर क्वेश्चन में ऐसा बताया दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तब आपका आंसर 2.5 न्यूटन होगा। सो ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल देन फर्स्ट फाइंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले ऑलवेज ये एडवाइजेबल है कि आप वो फाइंड कीजिए, फिर आगे डिसीजन लीजिए कि क्या करना है आपको। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डाउनवर्ड 0.98 है और अपवर्ड 2.5 न्यूटन तक कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड 0.98 तो अपवर्ड भी 0.98। रेडी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बी 0.98 न्यूटन। फिर ये क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। अ ब्लॉक ऑफ वेट W, a block of weight W is held against a vertical wall by applying a horizontal force of 75 न्यूटन। फिर से ये वर्टिकल वॉल हुई, यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऑफ वेट W इज हेल्ड अगेंस्ट वर्टिकल वॉल। इसका वेट बच्चों W है, तो डाउनवर्ड ये इसका वेट W वेट है, तो mg की जगह W न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है। बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, यहाँ पे 75 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इफ द सरफेस ऑफ द वॉल इज रफ, ये बच्चों रफ है बेसिकली, ये जो है ये रफ है, तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे अगर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, आपने ब्लॉक को पुश किया, ब्लॉक ने वॉल को पुश किया और वॉल ने ब्लॉक को पुश किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन आपको मिला, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है म्यू एन। इफ द सरफेस ऑफ द वॉल इज रफ देन, चलिए देखते हैं तो क्या होता है। ओके, कौन ज्यादा है, W ज्यादा है या F ज्यादा है? मुझे गिरने नहीं देना है, तो डेफिनेटली आपका फ्रिक्शन, ये एफएस मैक्स का ही फॉर्मूला है, F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू W। इक्वल टू हो तब भी चलेगा, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स सेम होगा तब भी ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड होगा, वो ट्रैवल नहीं करेगा। एफ का फॉर्मूला लिखना है तो एफ एस मैक्स का ही है, दैट इज म्यू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W। तो यहां पे एन कितना है बच्चों, फिर से देखो, ये ब्लॉक को 75 न्यूटन से हम राइटवर्ड पुश कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल है, तो एन की जगह क्या लिखना है, एन की जगह 75 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W। सो म्यू इंटू 75 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W। चलिए, तो 75 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W अपॉन म्यू। बच्चों म्यू या म्यू एस लिखिए आप, तो ये एफ एस मैक्स हो गया,
तो यहाँ पे म्यू एस आप ही देखो ना, क्वेश्चन में क्लियरली बताया है कि म्यू एस इज लेस देन 1 है। तो इफ म्यू एस इज लेस देन 1, अगर म्यू एस एक्स से छोटा होगा तो 75 ग्रेटर देन डब्ल्यू आएगा, क्योंकि म्यू एस एक से छोटा होने की वजह से ये इक्वालिटी यहां से रिमूव हो जाएगी। अगर म्यू एस एक से छोटा है, म्यू एस इज लेस देन 1, देन 75 इज ग्रेटर देन डब्ल्यू ए। क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, as shown in figure, a block of mass small m is in contact with cart. Mu is the coefficient of static friction. That means यहाँ पे static friction की बात होने वाली है, between the surface of cart and block. So what should be the acceleration alpha of the cart so the block will not be fall down? Block will not be fall down. चलिए, ये बच्चों ऐसे कोई आपका कार्ट है, यहाँ पे ऐसे कार्ट है, ये कोई हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे ऐसे चल रहा है। कार्ट के साथ यहाँ पे कोई ऐसा ब्लॉक है बच्चों, ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, और यहाँ पे मास m, इसका मास ये आपको गिवन है, और ये अल्फा एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट हो रहा है, कांटेक्ट विद द कार्ट। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ कार्ट एंड ब्लॉक। ओके, अल्फा हमको बताना है। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए क्यों, क्योंकि मैं बोलूंगा इसको शूडो फोर्स से करना है, तो आपको डाउट होगा कि सर हमको कैसे मालूम होगा कि शूडो फोर्स से ये करना है। सुरेंद्र नगर, ऐसे मत कीजिए, गर्ल्स आप बीच में बातें क्यों कर रहे हो? चलिए सुरेंद्र नगर अनम्यूट कीजिए। ऋत्विक सर आप बताइए किस बच्चे को मेरे को क्वेश्चन राइज करना है अभी? सर सेकंड बेंच से आप पूछो, बॉयज में। ओके, आप जितना भी आपने करवाया ना, उसमें से कुछ भी उन लोगों का ध्यान नहीं था, सो रहे थे। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि सो गए थे लेक्चर में ही। वो जो पानी पी रहा है वो, हाँ, पानी पी रहा है वो, उसके पीछे का मिडल में, उसके पास का। बाकी सेकंड बेंच आप समझो ना, सब सो ही रहे थे पूरे लेक्चर में। ओके आप खड़े हो अभी जाओ, तक सेकंड बेंच जो पानी पी रहे थे। यस, यहाँ पे ये मुझे बताओ शूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? क्या शूडो फोर्स किस अभी डायरेक्शन में लगेगा? अभी भी नींद में ही है वो रात को सोया नहीं है, रात में कुछ काम था आपको? एक काम करो, आप अभी उसको बाहर निकालो और उसके पेरेंट्स के साथ वहां पे एडमिन को साथ में रख के कॉन्फ्रेंस कॉल में उसके पेरेंट्स की अभी बात करो। मैंने सर एडमिन को कॉल किया था, एडमिन भी नहीं है वहां पे। तो ये कैसे चल रहा है सर वहां पे? वही ना, कोई वो सुपरवाइजर कॉल ही नहीं है? पिक नहीं कर रहा है, एडमिन ही कॉल पिक नहीं कर रहा है। आप वहां पे फोन करते रहो, और ऐसा लगे तो वहां से हरेश सर से बात करो कि वहां पे कोई एडमिन जो है वो फोन पिक नहीं कर रहा है, और मुझे ठीक, क्लास खत्म होने तक उसके पेरेंट्स ने क्या बताया वो डिस्कस कीजिए। सभी बच्चे ओके को भी सर। मालूम हो कि ऐसे भी हो सकता है। अब बाहर निकल जाओ वहां से। चलिए, तो ये मैं एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से भी डिस्कस करने वाला हूं एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि इसको हमको शूडो फोर्स से करना है कि नहीं करना है? बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ये कार्ट है और कार्ट पे ये एम मास का ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर रहा है, तो ये मुझे बताना कि अल्फा क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट
सो द ब्लॉक विल नॉट बी फॉल डाउन, ये ब्लॉक फॉल डाउन ना करे। बेसिकली ये ब्लॉक पे mg फोर्स डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे बच्चों ब्लॉक एंड कार्ट के बीच का आपको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी गिवन है, दैट इज म्यू, तो फ्रिक्शन भी है। मगर फ्रिक्शन का फॉर्मूला में म्यू एंड एन दोनों है ना, सिर्फ म्यू से फ्रिक्शन, सिर्फ सरफेस रफ होने की वजह से फ्रिक्शन नहीं मिलता, साथ में नॉर्मल फोर्स, पुशिंग फोर्स भी होना चाहिए। तो देखो मैं पहले यहां से डिस्कस कर रहा हूं, आपका ऑब्जर्वर O1 है, O1 से डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन को। अब आप सब यहां पे अपने आप को यहां पे रखो कि हम सब ग्राउंड पे है और वो कार्ट को देख रहे हैं। चलिए कार्ट, ये कार्ट है, ये ब्लॉक है, बेसिकली ये कार्ट है। कार्ट आगे एसरेट हो रहा है, कार्ट ऐसे अल्फा एसरेशन से हॉरिजॉन्टली एसरेट हो रहा है। तुमको समझ में आना चाहिए ना कि हम यहां से देख रहे हैं कि कार्ट अगर हॉरिजॉन्टली एसरेट हो रहा है तो ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टली एसरेट हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक कार्ट के साथ ही है। एसरेशन का मीनिंग क्या है, वो स्पीड अप हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये कार्ट की स्पीड बढ़ रही है, तो कार्ट के साथ जो ब्लॉक है उसकी भी स्पीड मुझे बढ़ती हुई दिखेगी ना। मैं अगर ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे यही फील होगा ना कि इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। दैट मीन्स ये ब्लॉक भी एसरेट हो रहा है। किसी भी बॉडी एसरेट तभी हो पाएगी जब उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। सो डेफिनेटली ये एम मास के ब्लॉक पे भी फोर्स लगेगा। और कौन एक्सर्ट करेगा वो देखते हैं। पहले देखो हमने किसको देखा, कार्ट, कार्ट का एसरेशन है, दैट मीन्स कार्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, कार्ट आगे बढ़ रहा है। कार्ट आगे बढ़ रहा है तो कार्ट ब्लॉक को पुश कर रहा है ना, ब्लॉक कार्ट को भी पुश करेगा, वो अलग बात है। मगर यहां पे ग्राउंड से देखने पे डेफिनेटली आप बता सकते हो कि बच्चों ये जो कार्ट है ये एसरेट हो रहा है, ये स्पीड अप हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो उसके आगे जो है उसको वो पुश भी करेगा ना, क्योंकि कार्ट के आगे ब्लॉक है। अगर कार्ट आगे बढ़ रहा है तो वो ब्लॉक को आगे बढ़ने के लिए पीछे से पुश कर रहा है, तो वहां पे नॉर्मल फोर्स है। और दूसरी बात कि अगर ग्राउंड से मैं देखता हूं तो ब्लॉक भी मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी आगे उसकी स्पीड बढ़ती हुई, वो एक्सीलरेटेड मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मींस ये ब्लॉक पे कंपलसरी फोर्स एक्सर्ट होना चाहिए, और वो फोर्स कौन सा है, आपका नॉर्मल फोर्स। और यहां से देखने पे मैं ऐसा बताऊंगा, फॉर ब्लॉक स्मॉल एम हम लिख सकते हैं बच्चों, बेसिकली हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। ब्लॉक पे बच्चों एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में mg है, मगर अभी मैं हॉरिजॉन्टल में बात कर रहा हूं, तो f की जगह बच्चों n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अल्फा है। बच्चों ये डेफिनेटली जो कार्ट है उसने उसको ऐसे पुश किया है। क्यों, क्योंकि ब्लॉक मुझे एक्सीलरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक्सीलरेट तभी होगा जो उस पे फोर्स होना चाहिए। ओके नॉर्मल आ गया। अब ये mg डाउनवर्ड है, तो ये ब्लॉक कार्ट के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड मोशन करना चाहेगा, तो आपका फ्रिक्शन ऐसे अपवर्ड लगेगा। और फ्रिक्शन की मुझे क्या, मुझे उस मोशन कराना है, नहीं म्यू एस गिवन है, सो एफ एस मैक्स यहाँ पे लिखना है, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है म्यू एस एन। तो यहाँ पे सो द ब्लॉक विल नॉट बी फॉल डाउन, block will not be fall down, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे mg जो है, जो fs मैक्स है आपका, वो mg से ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वालिटी भी चलेगी। fs मैक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है म्यू n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। n की जगह क्या पुट करना है, m अल्फा, म्यू m अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, m कैंसल आउट, तो यहाँ पे अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू, फिनिश। अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू। ये मैंने यहाँ पे O1 से कराया है।
ये O2 से भी हो सकता है। दैट मीन्स सब जगह मैं जो सेकंड सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं ना, ऑलमोस्ट हर जगह यही आपको मिलेगा। दैट मीन्स नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। मगर आपको कैसे पता चले कि आपको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ये क्वेश्चन करना है? चलिए, O2 कहां पे? O2 यहां पे बच्चों, ये O2 है। दैट मीन्स O2 काट पे खड़ा है, क्योंकि मुझे सूडो फोर्स कंसीडर करना है। मैंने बताया था ना कि विदाउट सूडो फोर्स हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, मगर सूडो फोर्स के आपकी अंडरस्टैंडिंग और जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग अब अच्छी होगी, इससे बेहतर होगी O1 की जगह। आप कार्ट पे खड़े रहिए। पहले मैंने बताया था कि आपको ग्राउंड पे रहना है, अब आप कार्ट पे खड़े रहिए। आप एक ऐसी रेफरेंस फ्रेम में हैं जो एसरेट हो रही है अल्फा से, तो आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। ओके, जब भी आप ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से करते हो तो आपको एक सूडो फोर्स कंसीडर करना है टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ। तो यहां से देखने पे मैं एम मास के ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगाने वाला हूं। मैं जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हूं उसका एक्सेलरेशन राइटवर्ड है, तो सूडो फोर्स आपका लेफ्टवर्ड होगा, दैट इज एफ। और सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सूडो फोर्स का फॉर्मूला रहने वाला है जिस पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया है उसका मास और आपकी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन। दैट मींस मुझे देखने पे, सॉरी, O2 से देखने पे, अगर मैं कार्ट पर खड़े रह के देखता हूं तो एम मास के ब्लॉक पे लेफ्टवर्ड सूडो फोर्स लगेगा। दैट मींस ये ब्लॉक कार्ट को पुश करेगा और कार्ट ये ब्लॉक को पुश करेगी। अब यहां से नॉर्मल आपको फील हुआ है, सही बात है सर। यहां से देखने पे ब्लॉक पे लेफ्टवर्ड सूडो फोर्स है, दैट मींस ब्लॉक लेफ्टवर्ड कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। दैट मींस ये ब्लॉक कार्ट को पुश कर रहा है, तो कार्ट ब्लॉक को पुश करेगा। तो देखो यहां पे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे लेफ्ट डायरेक्शन में आपका सूडो फोर्स आपको मिल गया, तो राइट डायरेक्शन में आपका नॉर्मल आ गया। mg बच्चों कहां पे है? डाउनवर्ड है। ओके, यहाँ पे आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे अपवर्ड, मुझे गिरने देना है? नहीं गिरने देना है। सो फिर से Fs max शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होना चाहिए। Fs max का फॉर्मूला क्या है? म्यू एस एन, और n की जगह हॉरिजॉन्टल में तो बच्चों कोई मोशन ही नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सिंपल बच्चों n इज इक्वल टू m ही है। सो Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन, और n की जगह आप m में पुट कीजिए विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। m कैंसल आउट, सो a ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू एस। फिनिश। a कीजिए, या यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन अल्फा है तो आप अल्फा लिखिए। सो अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू एस। क्लियर? दोनों मेथड से आप कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट जगह यही गिवन होगी, मगर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको ये क्वेश्चन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ही करना है? तो दोनों रेफरेंस फ्रेम से आप कर सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब अ प्लेट ऑफ मास कैपिटल एम, ओके, ये प्लेट का मास बेसिकली कैपिटल एम है, इज प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये स्मूथ सरफेस है, ये जो प्लेट जहां पे रखी गई है वो स्मूथ है। एंड अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस ऑन दिस प्लेट। स्मॉल m मास की बॉडी ये प्लेट पे है। द कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेट इज म्यू। इस दोनों के बीच का कोएफिशिएंट जो है, coefficient of dynamic friction between this body and plate is mu. If a force of 2 mu mg, देखो यहाँ पे given है 2 mu mg is applied to the body of mass small m along the horizontal direction, the acceleration of the plate will be। मुझे प्लेट का acceleration बताना है। सर कैसे? सिंपल है, ये स्मूथ ग्राउंड है, उस पे कैपिटल एम मास की प्लेट है और उस पे स्मॉल मास का कोई बॉडी है। स्मॉल मास के बॉडी पे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 म्यू mg फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ये ब्लॉक और प्लेट के बीच की सरफेस रफ है,
और आपको किसका एक्सेलरेशन पता करना है, ये प्लेट का एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये सरफेस रफ है, यस ये रफ है, म्यू जहां पे लिखा है वो सरफेस रफ है। प्लेट की रिस्पेक्ट में ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स मैंने फॉरवर्ड एग्जिट किया, दैट इज 2 म्यू mg। सो प्लेट के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट आगे जाना चाहेगा, तो ये प्लेट ऑब्जेक्ट और प्लेट के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा ऐसे पीछे, यहां पे फ्रिक्शन होगा। ये फ्रिक्शन किसने किस पे एग्जर्ट किया है, प्लेट ने ऑब्जेक्ट पे। अगर फ्रिक्शन फोर्स प्लेट ने ऑब्जेक्ट पे लेफ्टवर्ड एक्ट किया है तो ऑब्जेक्ट प्लेट पे ये फ्रिक्शन फोर्स राइटवर्ड एग्जर्ट करेगी, वो तो आपको मालूम ही है। तो बच्चों ये प्लेट को आगे कौन लेके जाने वाली है, ये प्लेट को अगर हम यहाँ पे देखें कि ये बच्चों कोई कैपिटल एम मास की प्लेट है, इसको राइटवर्ड आगे फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स की एक ही वैल्यू है, दैट इज म्यू एन। यहाँ पे आप देखो बच्चों इसका होगा नॉर्मल ऐसे अपवर्ड होगा, सो म्यू एन और एन की जगह एम जी, तो ये प्लेट पे एक ही फोर्स होगा दैट इज म्यू एम जी, वो इसको आगे लेके चलेगा, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू आप एम ए लिखो। मगर आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, सिंपल प्लेट के लिए, तो कैपिटल एम ए लिखना है। सिग्मा एफ में एक ही फोर्स है बच्चों, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एम ए, और एफ की जगह आपको म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए लिखना है। तो ए को अगर मैं सब्जेक्ट करूंगा तो म्यू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू जी, बेसिकली जी आपको यहाँ पे बाहर गिवन है, तो आपका आंसर होगा ए, म्यू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। यहाँ पे ये फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट और प्लेट के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करेंगे एंड प्लेट का एब्सोल्यूट मोशन को सपोर्ट करेंगे। प्लेट को आगे ले जाने के लिए ये फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर सबको ये, ओके वलसाड, ओके फाइन। अब ऋत्विक सर है कोई सेंटर, सर यस बताओ। सर ये फ्रिक्शनल फोर्स जो ऊपर प्लेट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसका न्यू एमजी कैसा है वो समझाए ना वापस। फॉर्मूला क्या है फ्रिक्शन का, म्यू एन है, हाँ यस तो ये एम मास के बॉडी पे स्मॉल एम जी डाउनवर्ड होगा, हाँ सर नॉर्मल अपवर्ड होगा, तो एन की जगह एम जी पुट किए, फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, ये स्मॉल एम मास की बॉडी है, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये कैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये एम मास की बॉडी रेस्ट पे है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस इज म्यू, इस दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है। इफ द बॉडी इज पुल्ड बाय द फोर्स P, देखो बॉडी को ऐसे कोई P फोर्स से पुल कर रहा है, as shown in the figure, limiting friction between the body and the surface will be, लिमिटिंग फ्रिक्शन बताना है। पहले यहाँ पे फोर्स F नहीं है, P है, और वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे है, तो उसके दो कंपोनेंट हमको मिलेंगे, दैट इज P cos 30 एंड दैट इज P sin 30। यहाँ पे mg डाउनवर्ड होगा तो नॉर्मल अपवर्ड मिलेगा आपको, आपको ये नॉर्मल अब अपवर्ड मिलने वाला है। चलिए तो यहाँ पे बच्चों हमको क्या बताना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सिंपल लिमिटिंग फ्रिक्शन की फॉर्मूला क्या है, म्यू एन है। एन कैसे फाइंड करना है कि ये एम मास का ब्लॉक है तो इस पे एम जी डाउनवर्ड है, नॉर्मल अपवर्ड है, ये बच्चों जो नॉर्मल का कंपोनेंट सॉरी ये पी साइन 30 भी अपवर्ड है और यहाँ पे पी कॉस 30 राइटवर्ड है।
तो y डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, सो इन y डायरेक्शन में लिख पाऊंगा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो n प्लस p sin 30 की वैल्यू 1/2, सो n प्लस p/2 इज इक्वल टू mg। तो यहां से n की वैल्यू को आप सब्जेक्ट कीजिए म्यू, n की जगह में लिख पाऊंगा mg माइनस p/2, सिंपल सी म्यू mg माइनस p/2, फिनिश। चेन्नई। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, एडिशनल थियरी क्वेश्चन नंबर 11। क्या बताना है? अ 2 kg ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट रफ वॉल बाय कैपिटल F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। यस बताइए। पहला क्वेश्चन लिखना था। चलिए, तुम 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 अब कुछ सेंटर पे क्या है, वो बुक ओपन कर रहे हैं कि सर देखने वाले हैं तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए वो बुक ओपन कर रहे हैं। क्या वाले साइड में क्या है, लिख लिया आपने? कंप्लीट, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अ 2 kg ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट रफ वॉल बाय फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। दैट मीन्स ऐसा कोई रफ वॉल है और ये रफ वॉल पे जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक 2 kg का है, इसको प्रेस किया जा रहा है 20 न्यूटन से। 2 kg block is pressed against rough wall by F is equal to 20 Newton. Find acceleration of the block and friction. फ्रिक्शन कौन सा वो पहले हमको डिसाइड करना होगा। बेस्ट है कि आप पहले Fs max फाइंड कीजिए। और देखिए यहाँ पे म्यू एस एंड म्यू के डिफरेंट है बच्चों। यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, सो डाउनवर्ड आपके पास 2g होगा, दैट मीन्स 20 न्यूटन होगा ये डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे बच्चों पहले हमको निकालना है एफ एस मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। चलिए म्यू एस एन, ब्लॉक को आपने 20 न्यूटन से पुश किया, ब्लॉक ने वॉल को पुश किया और वॉल ने ब्लॉक को पुश किया। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक का एफबीडी अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे 2 kg 20 न्यूटन राइट वर्ड है और 2 kg पे एन लेफ्ट वर्ड है। मैं एक्स का ही यहाँ पे फोर्स शो किया है, एक्स में ये मूव नहीं हो रही है, तो एन इज इक्वल टू आपका 20 न्यूटन हो गया। म्यू एस कितना है बच्चों 0.8 और एन कितना है आपका 20। तो यहाँ से आपको एफ एस मैक्स निकल के मिल जाएगा, 8/10 करना है, 10 2 20, तो ये बच्चों 16 न्यूटन मिला। देखो बच्चों डाउनवर्ड 20 न्यूटन फोर्स है और अपवर्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ 16 है, तो ये ब्लॉक रुकने वाला नहीं है। डाउनवर्ड फोर्स बड़ा है एज कंपेयर टू अपवर्ड फोर्स एफएस मैक्स से, तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। अगर ये ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वॉल डाउनवर्ड चला जाएगा तो अब ना तो एफएस होगा ना एफएस मैक्स होगा, अब बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं 2 kg ब्लॉक का अगर आपको एफबीडी ड्रॉ करूं तो यहाँ पे 20 न्यूटन डाउनवर्ड और यहाँ से ऐसे एफ के अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है। और एफ के का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट इज म्यू के एन। म्यू के कितना है बच्चों 0.6, नॉर्मल कितना है आपका 20, 6/10, तो ये 12 न्यूटन। डेफिनेटली 20 न्यूटन बड़ा है 12 न्यूटन से, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट है उस डायरेक्शन के फोर्स में से, दैट मीन्स 20 में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो, इज इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स 2a। 20 माइनस 12 8, 8/2, तो ये यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट।
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एफ के मिल गया 12 मीटर। क्लियर? ओके फाइन। यहाँ पे बच्चों ये डाउनवर्ड एसरेट तो हो रहा है, मगर आपको होल्ड करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। इसको ऐसे नहीं समझना है कि हमने इसको रिलीज कर दिया, क्योंकि अगर आपने इसको रिलीज कर दिया तो फिर तो ये 20 न्यूटन है ही नहीं, तो फिर तो ये नॉर्मल है ही नहीं। वो वर्टिकल में मूव कर रहा है, मगर फिर भी आपको हॉरिजॉन्टल 20 न्यूटन तो कंटिन्यूअसली अप्लाई करना ही है, क्योंकि तभी नॉर्मल बचेगा, और नॉर्मल बचेगा तभी फ्रिक्शन आएगा, वरना तो फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो चाहिए ही यहाँ पे। चलिए, टेक्स्ट एक्सरसाइज 19। अब यहां से सब मिक्स क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको फ्रिक्शन के क्वेश्चन ही दिखने मिलेंगे। अ शेल ऑफ मास 0.020 kg, दैट इज मास ऑफ शेल या बुलेट, जो भी लिखो, मास ऑफ शेल इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। ये गन का मास है 100 kg। इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स जो शेल है उसकी मजल स्पीड गिवन है, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट गन, मजल स्पीड का मीनिंग व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली ऐसी कोई गन है, ये मैंने गन ड्रॉ की, यहाँ पे ऐसे गन है, ये गन में ऐसे कोई शेल है बच्चों, ये शेल, ये गन, हमारे पास मास ऑफ गन है, हमारे पास मास ऑफ सेल है, ये कितनी वेलोसिटी से इजेक्ट हो रही है वो भी है 80 मीटर पर सेकंड से। ये शेल जो है वो उसकी मजल स्पीड आपको बताई गई है, आपको गन की स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे अब हमको समझना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है बच्चों। पहले याद कीजिए हमको क्या फाइंड करनी है, स्पीड। जब भी स्पीड या वेलोसिटी बतानी हो, दो चीजें, या तो वेट या तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप यूज कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ पे बच्चों नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। कैसे सर? आपने जब यहाँ पे ये की को प्रेस किया तो गन ने शेल पे फोर्स एक्सर्ट किया और शेल ने गन पे फोर्स एक्सर्ट किया, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। यहाँ पे जो स्प्रिंग रहेगी, अब आप स्प्रिंग समझ चुके होंगे चैप्टर नंबर 5 में, तो स्प्रिंग ने गन पे फोर्स एक्सर्ट, सॉरी बुलेट पे या शेल पे फोर्स एक्सर्ट किया, और शेल ने स्प्रिंग पे फोर्स एक्सर्ट किया। तो मैं यहाँ पे ऐसा बता सकता हूँ, जितना फोर्स गन ने शेल पे उतना ही शेल ने गन पे। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूँ या कांस्टेंट ले सकता हूँ। तो दैट मीन्स इसका मीनिंग है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली तो ये रेस्ट पे सर बताया तो नहीं गया है, ऐसा भी कहाँ बताया गया है कि सारी सिस्टम को हम लेके चल रहे, ऐसा भी नहीं बताया गया है। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 होगा। फाइनल मोमेंटम में बच्चों अगर वेक्टोरियली देखो तो मास ऑफ शेल इनटू बच्चों स्पीड ऑफ शेल, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, और प्लस बच्चों मास ऑफ गन इनटू स्पीड ऑफ गन सॉरी। तो वीजी निकालना है, यहां से वीजी काउंट करोगे तो वो माइनस आएगा, और पहले से आप मैथ्स यूज करोगे कि किसी दो ऐसी टर्म है उसका सम 0 कैसे मिल सकता है। तो पहले ऐसे सोच लो कि गन लेफ्ट में जाने वाली है, तो यहाँ पे माइनस पुट करो, तो आपकी गन की वेलोसिटी प्लस मिल जाएगी। आपने प्लस ही रहने दिया तो आंसर माइनस मिलेगा। दैट शोज दैट गन विल ट्रैवल इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर आपने यहां पे प्लस ले लिया, सॉरी माइनस ले लिया, दैट मीन्स आपने पहले से सोच लिया कि गन एक्स नेगेटिव एक्स में ही जाने चाहिए, क्योंकि तभी दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 होगा, तो वीजी आपको प्लस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्या बताया गया है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। हमको क्या निकालना है बच्चों, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन in which a box lying on the floor with remain stationary
given that the coefficient of static friction between the box and train of the floor is 0.15, coefficient of static friction mu s हमको given है. That means यहाँ पे केस क्या है बच्चों की, ऐसे कोई एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ये ट्रेन है और ट्रेन हॉरिजॉन्टली एसलेट हो रही है, हमको उसका मैक्सिमम एसलेशन चाहिए. और ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन के कंपार्टमेंट में ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऐसे ये ब्लॉक है, तो हमको मैक्सिमम एसलेशन विच इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विच रिमेन स्टेशनरी, ये ब्लॉक स्टेशनरी रहना चाहिए, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये रफ सरफेस है. तो ये क्वेश्चन भी आप बाहर से भी कर सकते हो, ट्रेन के इनसाइड भी कर सकते हो. दैट मीन्स O1 O2. अगर मैं ये क्वेश्चन बाहर से आपको बताऊं, दोनों से मैं फास्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, अगर मैं बाहर से बताऊं तो आप बाहर खड़े हो, आप ट्रेन को देख रहे हो, ट्रेन बच्चों राइटवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, दैट मीन्स वो स्पीड अप हो रही है. तो बाहर से देखने पे आपको यही लगेगा ना कि ये ब्लॉक भी स्पीड अप हो रहा है, ब्लॉक की स्पीड भी बढ़ रही है, दैट मीन्स ब्लॉक भी एक्सेलरेट मोशन कर रहा है. अगर ब्लॉक राइटवर्ड एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली ब्लॉक पे कोई ना कोई फोर्स होना ही चाहिए, तब भी वो राइटवर्ड एक्सेलरेट हो सकता है. दैट इज F इज इक्वल टू ma. अगर ब्लॉक पे राइटवर्ड कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट मींस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर राइटवर्ड ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, तो जो फ्लोर है वो रफ होने की वजह से उसके रिलेटिव मोशन को ओपोज करेगी, तो फ्रिक्शन पीछे आएगा. मुझे उसको स्टेशनरी रखना है और मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, दैट मींस दैट योर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू ma. दोनों सेम होना चाहिए, तब आप बता सकते हो कि अगर लेफ्टवर्ड कोई क्वांटिटी मैक्सिमम है तो राइटवर्ड आपका a मैक्सिमम है. और fs मैक्स यहाँ पे बच्चों mg डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल ऐसे अपवर्ड होगा, सो fs मैक्स म्यू एस n, n की जगह बच्चों आपको पुट करना है mg इज इक्वल टू एम ए मैक्स एम एम कैंसल आउट, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल रहा है म्यू इंटू जी. म्यू कितना है, बेसिकली म्यू एस ले लो, म्यू एस 0.15 है और जी आपका 9.8 होगा. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा बच्चों बेसिकली 15/0.15 और एक्सेलरेशन म्यू जी. ओके, तो यहाँ पे 15/100 और यहाँ पे 98/10 आपको कैलकुलेट करना है, आंसर मिल जाएगा. मैं जी अगर 10 ले लूँ तो शायद आंसर और इजी निकल जाएगा. चलिए मैं 10 ही यहाँ पे ले लेता हूँ. जी की वैल्यू अगर 10 है तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल 1.5. और अगर आपको आप इस क्वेश्चन को जब भी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम की बात हो तो अंदर से भी कर सकते हो. तो अंदर से देखने पे ये मास के ब्लॉक पे शूट इज दैट इज ma. दैट मींस ब्लॉक लेफ्टवर्ड करना चाहेगा, मगर स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन राइटवर्ड एक्सर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वाइज. क्लियर हो रहा है? पक्का? शूडो फोर्स से आपको यहाँ पे ये फील आएगी कि यहाँ पे एफ पी लेफ्टवर्ड लिखा. सूरत दबोली बीच में फर्स्ट 3 गर्ल्स, आपको कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है. फिर ये टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 27, ये क्या बताते हैं देखिए. अ हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg, ओहो हेलीकॉप्टर हमको ड्रॉ करना है, rises with a vertical acceleration of 15 meter per second square. The crew and passenger weights 300 kg. Okay. Give the magnitude and direction. Okay. Give the magnitude and direction of the first force on the floor by the crew and passengers. पहले यहाँ पे मैं ऐसे हेलीकॉप्टर ड्रॉ कर रहा हूँ. देखिए ये ऐसा कोई
हेलीकॉप्टर है, इसके रोटर है ये, क्यों पर जकास ना, ऐसा कोई हेलीकॉप्टर है 1000 kg का है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हेलीकॉप्टर है, ये 1000 kg का है। क्रू और पैसेंजर, यहाँ पे ऐसे क्रू होगा, ऐसे कोई जूम जूम वो, यहाँ पे ऐसे पैसेंजर, ऐसे पैसेंजर। क्रू और पैसेंजर को मिला के टोटल मास आपका 300 kg का है। ओके, चलिए ये सारी सिस्टम अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, ये अपवर्ड, वो भी गिवन है। द क्रू एंड द पैसेंजर वेट दिस गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg rises with a vertical acceleration 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको बताना है द फोर्स ऑफ द फ्लोर बाय द क्रू, force on the floor by the crew and passengers, action of the rotor of the helicopter on surrounding air and force on the helicopter due to surrounding air। बेसिकली क्या है कि ये जो रोटर है वो रोटेट हो रहे हैं और रोटेट होने की वजह से ये उसके सराउंडिंग में जो एयर है वो एयर को डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं और वो एयर इसको अपवर्ड पुश कर रही है। विदाउट रोटेटिंग अ रोटर हेलीकॉप्टर अपवर्ड ट्रैवल नहीं कर सकता। ऐसा कभी आपने देखा है कि उसका रोटर है वो रोटेट ना हो और फिर भी हेलीकॉप्टर फ्लाई करता हो? देखा है आपने? ऐसा नहीं हो। बेसिक कंसेप्ट ही ये है कि हेलीकॉप्टर का जो रोटर है वो रोटेट होता है, ड्यूरिंग रोटेशन जो रोटर है वो एयर पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है और वो एयर हेलीकॉप्टर पे अपवर्ड फोर्स, जो लिफ्ट फोर्स जिसको बोलते हैं अपवर्ड, वो लिफ्ट फोर्स एक्सर्ट करता है और उसकी वजह से ये फ्लाई करता है। चलिए पहले हमको क्या बताना है? फोर्स ऑन द फ्लोर। ठीक है, ये फ्लोर कहां पे गया है? ये रहा, ये फ्लोर, ये फ्लोर है। फ्लोर पे हमको फोर्स पता करना है। किसकी वजह से फोर्स ऑन द फ्लोर? बाय द क्रू एंड पैसेंजर। क्रू एंड पैसेंजर फ्लोर फोर्स एक्सर्ट करेगा। पहले बेसिकली बच्चों इसका वेट यहां पे लगेगा ऐसे। देखो जो हेलीकॉप्टर है उसका वेट mhg, ये जो पर्सन है उसका mg। पहले यहाँ पे मैं वेट शो कर रहा हूँ इस दोनों का। कैपिटल mg, कैपिटल mg किसका वेट है? क्रू मेंबर एंड पैसेंजर का। ये वेट की वजह से ये जो पैसेंजर एंड क्रू है वो बच्चों हेलीकॉप्टर को ऐसे पुश करेंगे और हेलीकॉप्टर इसको ऐसे अपवर्ड पुश करेंगे। ये पुश किसने किया है? जो डाउनवर्ड नॉर्मल है ये क्रू एंड पैसेंजर ने हेलीकॉप्टर की फ्लोर को पुश किया। हेलीकॉप्टर की फ्लोर ने इसको ऐसा पुश किया। सर अब तो क्या करना है? n इज इक्वल टू mg। अरे mg नहीं करना है, ये अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है। सो ये अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मीनिंग कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो n अपवर्ड है, n माइनस mg इज इक्वल टू ma। दैट मीन्स यहां से आपको n मिल जाएगा, दैट इज कैपिटल M इंटू जी प्लस ए। चलिए कैपिटल M कितना है? 300, G कितना है? 10, A कितना है? 15। सो 15 प्लस 10 25, 25 इंटू 3 दैट मीन्स 7500 न्यूटन। बच्चों हमको डायरेक्शन वाइज बतानी है फोर्स ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे तो ये डाउनवर्ड ही है। फ्लोर पे जो क्रू मेंबर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो डाउनवर्ड है। चलिए फिर देखते हैं सेकंड, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन सराउंडिंग एयर। तो वो तो मैंने बताया ना बच्चों कि ये सराउंडिंग एयर जो है इस पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेंगे और जो एयर सराउंडिंग है
वो ये हेलीकॉप्टर पे अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जो एयर के पार्टिकल्स ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ रोटर, ये रोटर एयर पार्टिकल पे डाउनवर्ड फोर्स, एयर पार्टिकल रोटर पे अपवर्ड फोर्स, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एफ लिफ्ट। चलिए फिर से, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट। सर यहाँ पे किसका मास लेना है? टोटल ना, आप तो सारे हेलीकॉप्टर की बात हो रही है। सो माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हेलीकॉप्टर इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हेलीकॉप्टर इंटू एक्सेलरेशन। सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम है। जिस डायरेक्शन में आपका लिफ्टिंग फोर्स है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू एम है। सो यहाँ पे एफ लिफ्ट आपको मिल जाएगी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू, इसको राइट वर्ड भेज दो तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जी प्लस ए होगा। चलिए, सो लिफ्ट फोर्स कैपिटल एम है 300, ये बच्चों 1000, सो 1300 इंटू जी, दैट मीन्स 10 प्लस 15 25, आपके पास लिफ्ट फोर्स आ जाएगा। यही थर्ड का आंसर होगा। सेकंड में हमको बताया है एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग एंड पे ये डाउनवर्ड होगा, और थर्ड में फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग है, तो हेलीकॉप्टर पे ये लिफ्टिंग फोर्स अपवर्ड होगा। आंसर मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने टोटल वेट लिखा है, यहाँ पे सिर्फ क्रू मेंबर का, ये क्रू प्लस पैसेंजर का ही मास है। क्लियर? ओके फाइन। सुरेंद्रनगर में गर्ल्स, आपको कुछ मालूम पड़ रहा है इसमें? सुरेंद्रनगर में आपसे बात कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट is 7500 and then 32,500 न्यूटन। चलिए यहां से ये टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 23 हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। और ये जो टेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सारी कॉन्सेप्चुअल है, इसमें से आपको AR वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, समझना है इसमें सब। एक्सप्लेन व्हाई फर्स्ट a horse cannot pull a cart and run in empty space। कहां पे बात हो रही है? empty space में। चलिए, horse cannot pull a cart, तो पहले मैं आपको हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम है ये बेसिकली। ये बच्चों हमारा ग्राउंड है, ऐसा कोई कार्ट है, फिर ऐसा कोई हॉर्स है आपका, ये हॉर्स है बेसिकली, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे होगा क्या, ये बेसिकली ग्राउंड है जो कि रफ है, तो मुझे ये एक्सप्लेन करना है that why a horse cannot pull a cart and run in empty space। बेसिकली बच्चों हमको किसी भी सरफेस पे मूव करना है, रन करना है, वॉक करना है, उसके लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ये बात हमको समझना है। यहाँ पे देखिए, मैंने ये टाइप के क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया था। जब ये हॉर्स आगे बढ़ेगा तो उसकी लेग की वजह से उसके लेग ग्राउंड पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करने वाला है, दैट इज फोर्स। ये बच्चों कौन सा है? कांटेक्ट फोर्स है। ये कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक फ्रिक्शन फोर्स एंड एक जो होगा वो नॉर्मल फोर्स। ये बच्चों कांटेक्ट फोर्स है बेसिकली। आर क्या है आपका? आर जो है दैट इज कांटेक्ट फोर्स। इसको मैं लिखने वाला हूं फोर्स ऑन ग्राउंड, force on ground
by horse cart system. फोर्स ऑन ग्राउंड बाय हॉर्स कार्ट सिस्टम. ये हॉर्स कार्ट सिस्टम ग्राउंड पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ग्राउंड सिंपल बाय न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ ग्राउंड वो हॉर्स कार्ट पे ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. दैट इज अगेन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दैट इज फोर्स ऑन हॉर्स कार्ट सिस्टम बाय ग्राउंड. और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा. वर्टिकल कंपोनेंट को वेट बैलेंस कर जाएगा और कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल फोर्स ये हॉर्स का सिस्टम को आगे मूव कराएगा. सो दैट मींस द हॉरिजॉन्टल component of force on horse cart system by ground is responsible to move this system forward. ये हॉर्स कार सिस्टम को मूव कराने के लिए ये हॉरिजॉन्टल, दैट मींस जो कांटेक्ट फोर्स है या फोर्स ऑन हॉर्स कार सिस्टम बाय ग्राउंड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये सिस्टम को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आपने पहले भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस किया होगा कि कार को भी मूव कराने के लिए उसका इंजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है. इंजन की वजह से तो कार के टायर ग्राउंड पे लेफ्टवर्ड में फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मगर सामने जो उसके ऑपोजिट ये फोर्स मिलेगा ये तो ग्राउंड की वजह से है. और एम्प्टी स्पेस में आप चले जाओ तो एम्प्टी स्पेस में ग्राउंड नहीं है तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा. इस वजह से आप हॉर्स कार्ट सिस्टम को रन करा सकते हो नहीं इन एम्प्टी स्पेस. यहां पे बच्चों वेट तो होगा, ऐसे नहीं बोलना है. कल गुजराती मीडियम के लेक्चर में एक बंदे ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि सर एम्प्टी स्पेस में चले जाओ तो वहां पे तो ग्रेविटी होएगी नहीं, ऐसा नहीं है. एम्प्टी स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहीं पे भी हो सकता है, उसके लिए तो मास चाहिए. सन और अर्थ के बीच क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है? एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. मार्स जहां पे मास होगा, सॉरी नॉट मार्स, मास जहां पे होगा वहां पे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. और वो कितना इफेक्टिव होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी m1 m2 की वैल्यू कितनी है, जी m1 m2 बाय स्क्वायर पे. तो ये हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस. उसके पीछे का रीजन है वहां पे ग्राउंड नहीं है एम्प्टी स्पेस में, और बेसिकली ये ग्राउंड की वजह से चलता है. क्लियर? ओके फाइन. तो आपको लिखना है कि ग्राउंड का जो ये फोर्स है ये सब आपको लिख के रखना है. ये क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट में आ सकता है. पार्स 3D की शिप देखिए, आज अभी 7 शिप चल रही है, शायद वो कंप्लीट हो चुकी होगी 12 o'clock को. बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में वेरिएशन में स्टेटमेंट वाले, करेक्ट इनकरेक्ट वाले, कभी फिजिक्स में आते हैं, कभी केमिस्ट्री में ज्यादा आ रहे हैं अभी. और अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट है, कभी वो मॉडरेट टू टफ हो जा रही है. फिजिक्स इजी साइड होगी तो कैलकुलेशन लंबी होगी. जिस बंदे की वो प्रैक्टिस नहीं है कि विदाउट कैलसी फास्ट कैलकुलेशन कर सके, उसको सब कुछ पता होने के बावजूद मार्क्स नहीं बन रहे, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है कैलकुलेशन की, कि ऑरली कैलकुलेशन एक नॉर्मल स्पीड में भी कैसे करते हैं. हमको होमवर्क के टाइम हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन सब आ सकते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं. सेकंड क्या बोल रहे हैं देखिए. सेकंड पॉइंट है पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली. यस, ये भी हमको मालूम ही है. चलिए बी पार्ट में यहीं पे कर रहा हूं. ऐसे कोई बस है, बेसिकली ये बस ट्रैवल कर रही है, बस की कुछ स्पीड v है, दैट्स व्हाई बस के पास मोमेंटम भी होगा. मोमेंटम ऑफ बस दैट मींस mv. इसमें बच्चों ऐसे कोई सीट है और यहाँ पे कोई ऐसा पैसेंजर है, और पैसेंजर का भी मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ पैसेंजर. उसका मास इनटू v. बस का मास कैपिटल m है, पैसेंजर का मास स्मॉल m. हमने एज्यूम किया है. बेसिकली हमको बताना है पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड
फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। ये बस v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी और उसने ब्रेक लगाई तो सडनली उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो बस की स्पीड 0 हुई क्योंकि बस पे फोर्स एग्जर्ट हुआ। बस पे फोर्स एग्जर्ट होने की वजह से उसकी स्पीड 0 हुई, उसका मोमेंटम 0। जो पैसेंजर है, पैसेंजर पे तो किसी ने फोर्स एग्जर्ट किया ही नहीं ना। आपने ब्रेक किस पे अप्लाई की, पैसेंजर पे या बस पे? बस पे ही। तो बस की स्पीड, जो बस थी उसकी स्पीड कम हो गई, 0 हो गई, तो बस रुक गई। मगर जो बस की स्पीड है वही बच्चों पैसेंजर की स्पीड होगी। ऐसा ना थोड़ी ना होता है बस अहमदाबाद पहुंच जाएगी और पैसेंजर वहीं पे रह जाएगा। जो बस की स्पीड है वही पैसेंजर की स्पीड रहेगी। तो यहाँ पे आप बस पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया, ब्रेक लगाने से बस पे फोर्स एक्सर्ट हुआ, बस की स्पीड कम हुई, बस का मोमेंटम 0 होया, मगर यहाँ पे पैसेंजर पे तो कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं, तो पैसेंजर पे तो ये मोमेंटम रहेगा ही, इसलिए वो आगे चला जाएगा। और पैसेंजर के पास मास है इसलिए उसका इनर्शिया है, और इनर्शिया होने की वजह से उसके स्टेट ऑफ मोशन के चेंज का वो अपोज करता है। वो ऐसे, हमारा बॉडी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम स्टॉप हो जाए क्योंकि बस स्टॉप हो गई है, क्योंकि हमारे बॉडी के पास मास है, इनर्शिया है, हम हमारा स्टेट ऑफ मोशन ऐसे इजीली चेंज नहीं कर सकते, तो हम तो आगे ही चले जाएंगे। फिर हमको एफर्ट लगानी पड़ती है अपने आप को रोकने के लिए। अगर आपने एफर्ट नहीं लगाए तो आप आगे वाली सीट में जो भी आंटी अंकल होंगे या जो भी होगा आपकी एज पे, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आप आगे झुक जाओगे, आगे चले जाओगे। सो पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। ठीक है, क्योंकि पैसेंजर का मोमेंटम अपने आप चेंज होता नहीं है, वो तो आगे निकल ही जाए। क्लियर सबको? ओके फाइन। सी देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा है, ये आ चुका है पीवाईक्यू में भी। और समझना, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मोवर देन अ पुश। चलिए, इट इज इजियर टू पुल और पुश देखते हैं थर्ड पार्ट। ये आपको नोट्स में भी ऐड ऑन करना है। ऐसे बच्चों, ये कोई ग्राउंड है जहां पे लॉन है, ये आपका लॉन मूवर है, ऐसे ये एम मास का, तो ये लॉन मूवर है, यहाँ पे mg डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल अपवर्ड होगा। हम ये लॉन मूवर को ऐसे पुश कर रहे हैं, ये जो केस है ये आपका पुशिंग का केस है। पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे हम लॉन मूवर को पुश कर रहे हैं। दैट इज योर पुशिंग फोर्स एफ फोर्स, ऐसे हम पुश कर रहे हैं, ऐसे पुश। तो यहाँ पे आपका जो पुशिंग फोर्स है उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, दैट इज एफ कॉस थीटा, दैट इज एफ साइन थीटा। ये जो पुशिंग फोर्स है ये आपने किस पे एक्सर्ट किया है? जो आपका लॉन मूवर है उसके हैंडल पे, इन शॉर्ट लॉन मूवर पे। तो लॉन मूवर पे भी जैसे आपने फोर्स एक्सर्ट किया है, ये बच्चों बेसिकली एफ कॉस थीटा है और डाउनवर्ड एफ साइन थीटा है। ड्यू टू दिस एफ कॉस थीटा, ये लॉन मूवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जाना जाएगा, फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू एन। एन की जगह आप क्या लिख पाओगे? वाई डायरेक्शन में तो बच्चों कोई मोशन है ही नहीं, तो एन की जगह आप लिख पाओगे म्यू एन। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में है mg प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है सर, फ्रिक्शन मिल गया। इसमें क्या नई बात हुई? पुश का केस था। ओके, दिस इज द केस ऑफ पुश। अब मैं पुल के लिए डिस्कस करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कौन सा इजी है। अब पुल के लिए फिर से ये बच्चों, ये आपका ग्राउंड है जहां पे लॉन है, ये लॉन मूवर है, एम मास का वही है, ये इसका हैंडल है, और आप ऐसे इसको पुल कर रहे हो एफ फोर्स से।
हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, वो तो वही रहना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली mg से आपको डाउनवर्ड मिलेगा, ये नॉर्मल अपवर्ड मिलेगा। ये थीटा है तो बच्चों ये कंपोनेंट होगा आपका एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आपका होगा एफ साइन थीटा। दैट मीन्स ये आपने हैंडल पे जो फोर्स एक्सर्ट किया उसकी वजह से ये फोर्स दोनों डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में भी एफ साइन थीटा होगा और इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा होगा। सो आपका लॉन मूवर ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, लॉन मूवर ग्राउंड की रिस्पेक्ट में आगे बढ़ना चाहेगा तो ये ग्राउंड उस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसा एक्सर्ट करेगा। और यहां पे फ्रिक्शन अगर मेरे को फाइंड करना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगी F इज इक्वल टू म्यू एन, और एन की जगह क्या लिखना होगा बच्चों, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड था एन प्लस एफ साइन थीटा और डाउनवर्ड है बच्चों mg, तो n की वैल्यू वहां से क्या पुट करनी है हमको, n की जगह यहाँ पे पुट करना है, दैट इज mg माइनस f साइन थीटा। अब देखो बच्चों दोनों फ्रिक्शन को कंपेयर करो, यहां पे प्लस आ रहा है, यहां पे माइनस आ रहा है। दैट मीन्स इस केस में, पुलिंग वाली केस में, जो पुलिंग वाला केस है उसमें फ्रिक्शन कम है। क्यों कम है, क्योंकि माइनस साइन है, और पुशिंग वाले केस में प्लस है। दैट मीन्स फ्रिक्शन ज्यादा है। सो पुल इजी है, पुश उसके बावजूद, सॉरी उसके मुकाबले ज्यादा टफ है। यहां पे माइनस मिल रहा है हमको, यहां पे प्लस मिल रहा है। दैट मीन्स ये फ्रिक्शन कम है, ये फ्रिक्शन ज्यादा है। तो इजी कब रहेगा, फ्रिक्शन कब होगा, तो फ्रिक्शन कम हुआ यहाँ पे, तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से पुल इजी है देन पुश। मगर देखो आप यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या था, इट इज इजियर टू पुल, जो हमने डिस्कस किया, इट इज इजियर टू पुल, हमने वही प्रूव किया ना कि पुल इजी है, पुल अ लॉन मूवर देन पुश। मगर अगर स्टेटमेंट में ऐसा है ना तो ये गलत हो जाएगा। इट इज ऑलवेज, अगर ऐसा लिखे क्या है, इट इज ऑलवेज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश, तब ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। मेरी बात सुनो, क्यों वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर ऑलवेज नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन पुश इट, तब ये करेक्ट है। फिर भी ये कॉन्ट्रावर्शियल स्टेटमेंट है। क्यों कॉन्ट्रावर्शियल है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। मगर अगर ऐसा लिख के आए, इट इज ऑलवेज इजियर टू पुश अ लॉन मूवर देन टू पुश इट, तब तो ये पक्का बच्चों ये रॉन्ग स्टेटमेंट ही है। बच्चों यहां पे मैंने ये लॉन मूवर पे जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे किया है। आप ऐसे करो, ऐसे, ये लॉन मूवर है, ये इसका हैंड है, ऐसे फोर्स एक्सर्ट करो तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। अगर ये लॉन मूवर ऐसा है, आप ऐसे फोर्स एक्सर्ट करो तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। इस दोनों केस में मैंने एक्सटर्नल फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल एक्सर्ट किया है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आई, म्यू एन, एन की जगह mg। दोनों केस में फ्रिक्शन सेम ही है। मुझे कैसा कहा स्टेटमेंट में बताया है कि आपको फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे एक्सर्ट करना है। ये तो वो स्टेटमेंट एनसीईआरटी वाली बात को सही करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा सब एज्यूम किया कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फोर्स एक्सर्ट किया, वरना वहां पे बताया नहीं गया है। मैं तो फोर्स ऐसे भी एक्सर्ट कर सकता हूं और तब भी वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तभी मैं ऑलवेज लिख पाऊंगा। तो ये क्या है कि हमने जुगाड़ किया है। कैसा जुगाड़, जो लिखा है उसको सही करना है। तो कैसे सही करना है, ऐसे एग्जाम्पल लेके सोचो तो वो सही हो जाएगा। मगर ऐसे एग्जाम्पल लेने के लिए वहां पे क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए हमको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं ये डिस्कस किया है, आई होप आप सब समझ चुके होंगे। यहाँ पे भी अभी आगे केस है बच्चों कि अगर मैंने यहाँ पे थीटा एंगल पे एक्सर्ट किया है तो ये अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको मिल गया, ये राइटवर्ड एक्सीलरेट होगा, तो क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम ए।
तो कौन से एंगल पे मैं फोर्स एक्सर्ट करूं कि मेरा फोर्स मैक्सिमम हो मिनिमम हो, उसके लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 करना होता है, क्योंकि अब मेरा एक्सटर्नल फोर्स थीटा डिपेंडेंट हो गया और फ्रिक्शन भी थीटा डिपेंडेंट है। थीटा चेंज होगा तो फ्रिक्शन चेंज होगा, मगर वो साले एडवांस के लिए केसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे फिर। चलिए लास्ट अभी बाकी है, फोर्थ। अ क्रिकेटर moves his hand backward while holding a catch. चलिए, a cricketer moves his hand backward while holding a catch. किसी भी क्रिकेटर तो आप ऐसा कैच करके नहीं देखोगे, ऐसे ऐसा कैच कर रहा है, पहले होल्ड कर रहा है, फिर वो अपने हैंड को ऐसे बैक साइड खींच रहा है, ऐसे ऐसे नहीं पकड़ेगा कोई। सो क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग अ कैच। कैसे देखते हैं, चलिए ये बच्चों लास्ट है डी, कि यहाँ पे ऐसे कोई ऐसा क्रिकेटर है, ये उसका हैंड है, यहाँ पे ऐसे उसका हैंड ऐसे इसने रखा है, कोई ब्लॉक यहाँ पे, सॉरी बॉल, ये एम मास का बॉल है, यहाँ पे ऐसे वी वेलोसिटी से ट्रैवल करता उसके हैंड पे गिरेगा। बच्चों ये बॉल जब हैंड के साथ कांटेक्ट में आएगा तब ये बॉल हैंड पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको पुश करेगा, नॉर्मल फोर्स होगा, और वो नॉर्मल फोर्स बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो अंडर द ग्रेविटी मोशन करके आ रहा है। ये जो नॉर्मल फोर्स या फोर्स होगा वो स्मॉल टाइम के लिए, वेरी स्मॉल टाइम के लिए एक्सर्ट होगा, और एफ इंटू डी टी आपको चेंज इन मोमेंटम देता है ना। स्मॉल टाइम के लिए फोर्स जब एक्सर्ट होता है तो हम उसको इंपल्स बोलते हैं, और इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। डेफिनेटली उसके पास मास है, वेलोसिटी है, तो उसके पास मोमेंटम है, और फाइनल मोमेंटम 0 होगा। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम किसके लिए आया, स्मॉल टाइम पे फोर्स एक्सर्ट होने के लिए, इन शॉर्ट इंपल्स। अगर यहां पे बच्चों देखो आप, यहां पे देखो आप, अगर स्मॉल टाइम होगा तो चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही है, तो फोर्स बढ़िया लगेगा। दैट मींस ऐसे अगर पकड़ेगा तो स्मॉल टाइम के लिए ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा, वो बॉल रुक तो जाएगा ही क्योंकि आपने ऐसे इसको उसके मोशन को डिस्टर्ब किया है। मगर आप बॉल को ऐसे होल्ड कर रहे हो और फिर आपके हैंड को बैकवर्ड मूव कर रहे हो, दैट मींस जो बॉल और हैंड के बीच का कांटेक्ट टाइम है, अगर आप ये कांटेक्ट टाइम को बढ़ा रहे हो तो आपके हैंड पे फोर्स कम लगेगा, और ज्यादा टाइम मिलने की वजह से कम फोर्स से आप बॉल को इजीली कैच कर पाओगे, क्योंकि आपको तो फाइनली उसका मोमेंटम एम भी है, उसमें से 0 करना है, वो पक्की बात है। और वो बॉल उतना ही फोर्स आपके हैंड पे एक्सर्ट करने वाला है, मगर आपने टाइम इंक्रीज कर दिया। किसी भी देखो ऐसा कैच करते हैं, ऐसे यहां पे आने वाला था, ऐसे नहीं, ऐसे कैच करते हैं, टाइम इंक्रीज करते हैं ताकि बॉल से जो आपके हैंड पे फोर्स लगने वाला है वो कम हो जाए, और एफ इंटू डी टी वो ही रहे, और आपका मोमेंटम चेंज हो जाए। इसलिए वो अपने हैंड को बैकवर्ड स्ट्रेच करता है, ऐसे ऐसे लेके आएंगे अपने हाथों, ऐसे जूम। क्लियर सबको? ओके फाइन। तो ये सारे उसके ऑप्शन थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट, डोंट वरी। सेकंड क्वेश्चन, टेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and it's stopped after a distance of 60 centimeter। ऐसा कोई हैवी वुडन ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, बेसिकली वुडन ब्लॉक है। यहाँ पे ऐसे कोई बुलेट ट्रेवल कर रही है जिसका मास है, मास ऑफ बुलेट दैट इज 0.04 kg, और वो ट्रेवल कर रही है 90 मीटर पर सेकंड से, ऐसे ऐसे ट्रेवल कर।
and it stops after a distance of 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो बुलेट स्टॉप हो रही है. What is the average resistive force? Average resistive force exerted by the block on the bullet. Resistive force, वो उसकी स्पीड कम हो रही ना, जब एंटर हुई थी तब उसकी स्पीड 90 मीटर पर सेकंड थी, फिर 0 हो रही. इसको बच्चों आप वैट से भी कर सकते हो. आपका अगर चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पॉजिटिव वर्क माइनस नेगेटिव वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये आप पढ़ चुके हो. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दैट मींस कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इससे भी आप कर सकते हो. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो, पॉजिटिव वर्क कोई है नहीं, नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 60 सेंटीमीटर राइटवर्ड हुआ और रेजिस्टिव फोर्स लेफ्टवर्ड था. तो एफ आर लेफ्टवर्ड, डी राइटवर्ड, दोनों के बीच का एंगल 180. सो एफ डी कॉस 180 तो माइनस एफ डी, ये फाइनल तो वो स्टॉप हो गई तो 0. तो वहां से भी आपका रेजिस्टिव फोर्स मिल जाएगा. ये और मैं यहाँ पे ये मेथड डिस्कस कर रहा हूं जो अभी हम कर सकते हैं. क्या हुआ बच्चों? उसकी चेंज इन वेलोसिटी आपको मिल गई. यस, 90 से 100 डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन निकाल लो. ये डी वी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 280. क्यों? क्योंकि आपको रेजिस्टिव फोर्स चाहिए. रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू ma करना है. मास तो आपके पास है बुलेट का, बुलेट का मास है 0.04. एक्सेलरेशन मिल गया, काम हो जाएगा. v फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है 90, सो 90 होल स्क्वायर 2. आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव में ही मिलेगा, रिटार्डेशन ही होना चाहिए. कितना सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर, सो 0.6 मीटर. यहां से बच्चों आप एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट करो, सो माइनस 90 इंटू 90 अपॉन 1.2 आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, आपको रेजिस्टिव फोर्स मिल जाएगा. सिंपल है. चलिए अब होमवर्क को थोड़ा आप अपडेट कीजिए, क्या नहीं करना है होमवर्क में. ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था. टैक्स एक्सरसाइज 34 आज होमवर्क में नहीं करना है. टैक्स एक्सरसाइज 34 आज होमवर्क में नहीं करना है. फिर 36 तो हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में, ये करनी है. हाँ, टैक्स एक्सरसाइज 36 आप सबको. टैक्स एक्सरसाइज 34 के बाद 35 नहीं करनी है. टैक्स एक्सरसाइज 35 आज नहीं करना है. टैक्स इलस्ट्रेशन 1 भी आज नहीं करना है. ये हो सकता है आपसे, ये भी हो सकता है. 9 एंड 13 का 59 नंबर नहीं करना है. 9 एंड 13 का 59 नंबर. 9 एंड 13 का 60 नंबर भी नहीं करना है. 9 एंड 13 का 74 नहीं करना है. 9 टॉपिक 10 का 31 नहीं करना है. आज टॉपिक 10 का 31 नहीं करना है. टैक्स एक्सरसाइज 32 नहीं करनी है और एडवांस का 10 नहीं करना है. बस इतना नहीं करना है. ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में